हुक्मरानों से ऐवानों तक, ऐवानों से अपोजिशन जमातों तक हम आपको दिखाएंगे उनकी अंदरूनी कहानी। जब बनाई थी तो आते उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तब्दीली को बहुत दूर की बात, तब्दीली के आसार भी नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जमीन के सौदागरों को पहुंचाएंगे उनके आखिरी अंजाम तक हैं। और हमारे कराची शहर के अंदर जमीन फरोश यानी कि लैंड माफिया ने जिस तरीके से पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को करेंगे हम बेनकाब। हम दिखाएंगे आपको अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के काले करतूत। अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं खरी बात सरफराज सागर के साथ। नादरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ करता हूं और मुख्तलिफ लोगों के सियासी जमातों के, मजहबी जमातों के, और उनसे उनके व्यूज़ पूछता हूं और उनके जो समाजी हवाले से बातचीत होती है उनको मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूं। आज हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं, लियारी तेसा टाउन के अंदर, लियारी एक्सप्रेस वे तेसा टाउन के अंदर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आज जो हम जिनके पास हम खुसूसी तौर पर आए हैं वो हमारे बहुत अच्छे एक सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, कादिर शाह साहब। उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूँ और उनसे पूछते हैं कुछ उनके अपने पर्सनल मामला पूछते हैं, कुछ पार्टी की हवाले से इनसे बातचीत करेंगे, एक उनसे मुलाकात कराते हैं। कैसे हैं कादिर शाह साहब? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाहजी, ये बताइए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंध के हवाले से क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद ऐसी जमात है जो गरीबों को और नीचे के लोगों को उनको ज़्यादा तरजीह देती है, उनके अवामी मसाइल जो हैं वो उनके हल की तरफ वो ज़्यादा जाते हैं। आप यहाँ लियारी तेसा टाउन एक मैंने देखा काफ़ी ऐसा एरिया है कि यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत है आप लोगों की खिदमत की, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहिद एक जमात है जो आवाम के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए दर्द रखती है। और इस मुल्क को जो आइन दिया, जो हमें पहचान दी, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी, जिसका शनाख्ती कार्ड आज हम जेबों में लेके घूमते हैं या बाहर मुल्क जाते हैं तो पासपोर्ट जो हमारी जेब में होता है वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिया। तो मैं इस पार्टी में आया हूँ 2012 में, 2012 खिदमत का जज्बा लेके। काफ़ी सोच विचार की तो मेरी सोच में, जहन में यही पार्टी आई। फिर मैंने इस पार्टी में शमूलियत की। तो इस पार्टी के ज़रिए मैंने गरीब बच्चियों की शादियां करवाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी हाँ, उनको जहेज़ का जो सिस्टम है वो करवा के दिया है। और अपने तौर पे पार्टी के कुछ दोस्त हैं, उनके ज़रिए गरीब लोग जो हैं उनको जो है मैं राशन देता हूँ। अच्छा, जैसा कि बेघर लोग हैं जी, उनके लिए घरों का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंतज़ाम किया है, आसान किस्तों पे देते हैं। और जो बेवा है, यतीम है, उनको फिर आपस में हम जो है यार दोस्त हैं पार्टी के, आपस में चंदा करके उनको हम छोटे छोटे घर बनवा के देते हैं। तो इस पार्टी में आके मेरी हौसला अफजाई भी पार्टी ने की है और पार्टी ने मदद भी की है, जिसके ज़रिए से मैंने गरीब आवाम की जो है खिदमत की है। और बाकी यहाँ गोठ हैं, गोठ भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ही मजबूत किए हैं। और गोठों में अक्सर गरीब लोग होते हैं, उनकी हम सपोर्ट करते हैं। गोठों को हमारी कोशिश होती है कि रेगुलाइज किया जाए, लीगल किया जाए।
गोठों के अंदर अपने मदद आप के तहत जो है मैंने वो रोड बनवाए हैं, पक्के रोड तो नहीं है, कारपेट वाले, मकसद बाकी अपनी आप से जितना हो सकता जी है हाँ, वो आप जो है वो कौम के लिए, आवाम के लिए वो वो मैंने आप किया। कर रहे हैं। जी हाँ, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस इलाके के अंदर जहाँ की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं। जी हाँ, यहाँ हमारी मालूमात के मुताबिक कुछ ज़मीन फरोश लोग भी हैं जो जगहों पे कब्जे भी कर रहे हैं, जी हाँ, और जी हाँ। जिनको हम लैंड माफिया कह सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने कोई प्लान बनाया है, इसको रोकने के लिए आपने? सर, इसके लिए जो है सीएम साहब से हमने मुलाकात भी की, उनको दरख्वास्त भी दी। ये रहो आतिफ साहब मेरे साथ थे। तो नासिर हुसैन शाह जो हमारे बल्दिया के मिनिस्टर हैं, जी जी उनसे भी मुलाकात की है। तो पहले जो लैंड ग्रेबिंग हो रही थी, जैसा कि चाइना कटिंग है, मुत्तहिदा जी 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 कौमी मूवमेंट वालों ने काफ़ी चाइना कटिंग की है, ग्राउंड हैं, पार्क हैं। तो सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर नासिर शाह साहब जो बल्दिया के मिनिस्टर हैं उनको फ़ोन किया और बाकायदा टाइम लेके हमें दिया। फिर हमारी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने भरपूर एक्शन लिया, चाइना कटिंग को रोका भी और कब्ज़ों को भी रोका। तो जैसे कि एमडीए एक इदारा है, जी जी उन्होंने बाकायदा उसको डीजी को फ़ोन किया, उससे टाइम लेके फिर हमें वहाँ भेजा। राव साहब मेरे साथ थे, आतिफ भाई, तो उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मामला कब्ज़ों का जो है वो रुका हुआ है। बाकी लैंड ग्रैबर जो हैं बड़े लेवल पे ताकतवर लोग हैं। जी कोशिश तो है पीपल पार्टी की, गवर्नमेंट की, कि किसी गरीब का हक ना मारा जाए, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा ना हो, और जो भी हो गवर्नमेंट के तरीके से लीगल तौर पे हो। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ भी जो है कब्ज़ों का सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट, पीपल पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने रोक दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो जितने यहाँ कुछ जराइम चल रहे थे जिसमें लैंड ग्रेपिंग जो है वो सर फहरिस्त थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कादर शाह साहब ने जब यहाँ पर बाकायदा चार्ज संभाला और उसके बाद से फिर इन्होंने अपने कारकुनान की तादाद बढ़ाई और अपने लोगों, जो जहाँ तक मेरे पास इतलात हैं इनकी, तो उसमें इन्होंने वो काम किया कि जो लोग बहुत मुश्किल करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक इंसान जब खिदमत ही कर रहे हैं, उनका कहना सीधा सीधा ये है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ, मैंने बच्चियों की शादियां भी कराई हैं, यतीम बेवाओं पे सर पे हाथ भी रखते हैं, उनके लिए छोटे छोटे घर भी जो हैं वो दे रहे हैं, बना कर भी दे रहे हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो ये इनकी अपनी एक खिदमत है। इससे हटकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आपके जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उनके बारे में क्या आप उनको क्या समझते हैं आप कि वो आने वाले मुस्तकबिल में उनका स्टार जो है वो कहाँ जा रहा है? सर, जैसा कि आपने फरमाया कि कादर शाह जब पीपल पार्टी में आया, तो मैं जब पीपल पार्टी में आया था उस टाइम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फिरौन बनी हुई थी, कत्लेआम कर रही थी, सिंधियों का, पठानों का, पंजाबियों का, बलोचों का। यहाँ कोई पीपल पार्टी का झंडा उठाने के लिए तैयार नहीं था। जी अल्लाह गवाह है मेरा। बिल्कुल। बिलावल साहब का जलसा हुआ था कैद आजम के मज़ार पे। यहाँ से मैं रैली लेके निकला तो जो झंडे लोगों ने पकड़े हुए थे हाथों में, जब रैली निकली है तो मैं आगे जाके गाड़ी अपनी रोकी, रोक के देखा तो झंडे नजर नहीं आ रहे। अच्छा मैं नीचे उतरा, मैंने कहा झंडे कहाँ हैं? तो सब ने गाड़ियों के अंदर छुपाए हुए थे। जी, हालात खराब होने की हालात जिसकी खराब वजह थे से। कि जी आगे से जो है वो उस टाइम टीटीपी भी जो है वो बदमाश थी, वो भी मारते थे, मुत्तहिदा वाले भी मारते थे। तो मैंने कहा कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ, और झंडे आप लहराओ। फिर यहाँ से हम रैली लेके गए, अपना मंगो पीर से होते हुए, हबीब बैंक से होते हुए कैद आजम के मज़ार पे पहुँचे। मैंने पार्टी के लिए यहाँ इंतहाई मेहनत की है। मुझे बाकायदा दोस्त हैं मेरे कुछ एजेंसियों में, उन्होंने मुझे कहा कि कादर शाह आप यहाँ से चले जाओ, आप मारे जाओगे। अच्छा जी हाँ, यहाँ तक कहा गया कि आप मारे जाओगे। मैंने यहाँ जलसा करवाया था, मैडम शाहिदा रहमानी है हमारी जी जी एमएनए साहिबा, उनका जलसा करवाया था। तो रात को जलसा हुआ, सुबह उसके पास से जो है बाउंड्री से 2 बम मिले,
जो रेंजर और पुलिस ने फिर बरामद करके वो ले गए। बिल्कुल 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 जी हाँ। ऐसा है। तो लेकिन मैं नहीं हटा इसलिए नहीं हटा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उससे, उसके मंशूर से मुझे मोहब्बत है। मेन काम ये है कि उन्होंने कादियानियों को काफर करार दिया, और दूसरे नंबर पे रोटी कपड़ा मकान का जो नारा भुट्टो साहब ने दिया उससे मुझे मोहब्बत है। अब बिलावल साहब जो हैं उसमें एक तो वो है, उसका पोता अपना नवासा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, दूसरा उस औरत का वो बेटा है, चश्मो चिराग है, जिसको पूरी दुनिया जानती थी। और जो बकायदा अगर किसी कारकुन को तकलीफ हुई है, मामूली तकलीफ हुई है, तो मैंने देखा है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चल के उसके घर गई हैं और कैश की सूरत में भी मदद की है, दूसरी सूरत में भी जो है उन्होंने उसकी कारकुनों की मदद की है। तो इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, हमें नज़र आ रहा है कि वो इस मुल्क के लिए बेहतर वज़ीर आज़म होंगे, बहुत अच्छे लीडर हैं, उनके दिल में जो है कोई वो तकबर वाली बात नहीं है, वो कारकुनान से भी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत करते हैं, और उनका ख्वाब है कि मैं जो है पाकिस्तान को फैलता फूलता हुआ मुल्क देखूं और इसको जो है यूरोप की सतह पे जो है मैं ले जाऊं, हर पाकिस्तानी खुशहाल हो, हर बंदा जो है वो खुशहाल हो, तरक्की करे। ये महंगाई जो है इसके ऊपर उनको जो है बहुत तकलीफ़ है। बिलावल भुट्टो साहब हमेशा कहते हैं कि हमारी आवाम जो है वो गरीब है, वो इस महंगाई की मुतामिल नहीं हो सकती। इंशाल्लाह जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम महंगाई की सतह को इंतहाई नीचे लेके आएंगे, और मुझे बिलावल भुट्टो से उम्मीद है इंशाल्लाह। हमारा नौजवान लीडर है, वो आवाम के लिए दुख दर्द रखता है, और अल्लाह के हुक्म से जब बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हर तरफ खुशहाली खुशहाली और तरक्की ही तरक्की होगी। पाकिस्तान में खुशहाली होगी, तरक्की होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म होंगे आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के बिलावल भुट्टो साहब। अभी आपने मुलाकात की कादर शाह साहब से, अब एक शॉर्ट ब्रेक हम लेंगे, और एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ दूसरे मेहमान होंगे, उनका तारुफ मैं उस वक्त कराऊंगा जब वो मेरे साथ बैठे हुए होंगे। तो एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर आते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे मेहमान के साथ। हुक्मरानों से ऐवानों तक, ऐवानों से अपोजिशन जमातों तक हम आपको दिखाएंगे उनकी अंदरूनी कहानी। जब बनाई थी तो आते उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, तब्दीली को बहुत दूर की बात, तब्दीली के आसार भी है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं। जमीन के सौदागरों को पहुंचाएंगे उनके आखिरी अंजाम तक, और हमारे कराची शहर के अंदर जमीन फरोश यानी कि लैंड माफिया ने जिस तरीके से पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को करेंगे हम पेमेंट, हम दिखाएंगे आपको अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के काले करतूत, अवाम की आवाज को पहुंचाएंगे आला ऐवानों तक। भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। एक मरतबा फिर खुश आमदीद ब्रेक के बाद। मैंने आपसे कहा था कि मैं आज जिस जगह पर आया हुआ हूँ, जिस जगह पर हमारी टीम मौजूद है, लियारी एक्सप्रेस वे, तेसा टाउन का ये इलाका लियारी एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं, वो हम बहुत सारी इनसे बातचीत हवाले से भी करेंगे। लेकिन मैं अभी उस शख्सियत का तारुफ करा दूं आपसे कि वो शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी रुकनों में से हैं। आबाओ अजदाद जो हैं उनके, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है। यानी कि यूं समझ लें कि इनके बाप दादा और परदादा जितने भी लोग थे, वो ज्यादातर लोग, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, वो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आशिक हुसैन राजपर साहब। कैसे हैं आशिक साहब? बिल्कुल। आशिक साहब, मुझे ये बताइए कि आप के आबाओ अजदाद का जो ताल्लुक रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा है,
تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جتنا نزدیک سے آپ جانتے ہیں، آپ ان کی نظریات کو سمجھتے ہیں، آپ ان کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں، جب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے ان کے دور میں وہ کیسا ٹائم تھا، پھر بی بی صاحبہ کا ٹائم آیا وہ کیسا ٹائم ہے، اب جو بلاول بھٹو صاحب کا ٹائم آیا ہے، یہ ان تینوں ٹائمز کے اندر کیا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ خدمت خلق پہ یقین رکھتی ہے. پیپلز پارٹی نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے اور یہ چھوٹا آدمی ہے، اس میں کبھی فرق نہیں پایا ہے. وہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا یا ہمارے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دور تھا، یا جو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دور جو چل رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ ان تینوں دوروں میں پیپلز پارٹی کے غریب اور مسکین کو ہمیشہ عزت ملی ہے اور ان کا ہی کام ہوا ہے، نہ کہ کوئی بڑے آدمی وڈیرے کا کوئی کام ہوا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے تو ان کا کوئی کام ہوا ہے. میں سمجھ رہا ہوں جتنا پیپلز پارٹی ان غریبوں کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے شاید کوئی اور پارٹی نہیں رکھ رہی. اس لیے ہمارے جو تینوں محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر بلاول بھٹو صاحب تک جو ہے نا، ان کی جو ساری ٹیم ہے وہ عوام کے خدمت پہ یقین رکھتی ہے. یعنی کہ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے یہ بات کو کور کر لیا. میں جو کہنا چاہ رہا تھا، جو میرا کہنے کا مقصد تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب دورہ تھا تو اس دور کے اندر یعنی کہ اتنی مہنگائی نہیں تھی اور بالکل ایک غربت کا خاتمہ بھی تقریباً انہوں نے قریب پہنچ چکے تھے جب ورلڈ بینک جب ہم پاکستان میں وہ لے کر آ رہے تھے. اس کے بعد پھر بی بی کا دور آیا تو اس میں بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا انہوں نے بھی وہ کیا، ابھی بھی بہت اچھا. لیکن وفاق کی طرف سے آپ کو جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کی طرف سے یہ جو سپورٹ نہیں ہو پا رہی، جو سندھ گورنمنٹ کی جو سپورٹ نہیں کر پا رہے؟ سر دیکھیں، مہنگائی پہ کنٹرول کرنا اس تبدیلی سرکار کا کام تھا. جب تبدیلی سرکار نے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تو سندھ گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ سندھ گورنمنٹ کے جو ہاتھ میں ہے وہ تو کر رہی ہے جتنا ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن جنہوں نے دعویٰ کی تھی کہ بھائی ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنائیں گے، میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہی جو ہے نا اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اس تبدیلی سرکار سے پہلے سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ چینی کا کیا ریٹ تھا، پیٹرول کا کیا ریٹ تھا، سبزی کا کیا ریٹ تھا. لیکن آج کے دور میں تو دیکھیں آپ کہ کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ چکی ہیں. اور تبدیلی سرکار صرف دعوے پہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے نا مہنگائی پہ کنٹرول کر دیا ہے، لیکن کنڈیشن تو یہ ہے کہ جو چیز پہلے 20 روپے کی تھی اب وہ 50 روپے کی ہوگی، اور وہ غریب اب تو جو ہے نا وہ خریدنے کی کنڈیشن میں نہیں رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے نا ان چیزوں پہ جو چیزیں عوام کے لیے تھی صرف تھی اس کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ جو ہے نا اس کنڈیشن میں چلیں کہ کوئی غریب بندہ خرید سکے. جی، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ کے اندر الحمدللہ ہے اور کافی ٹائم سے ایک آج اس بجٹ کے اندر ایک بہت بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ 25,000 روپے کر دی گئی ہے اور دوسرے صوبوں میں میرے خیال سے 20,000 روپے. تو اس فیصلے سے آپ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کے کیا بولیں گے؟ سر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس فیصلے میں ہمارے قائد محترم بلاول بھٹو صاحب کی بڑی محنت تھی. اس فیصلے میں ہمارے سی ایم سندھ صاحب کی بڑی کوشش تھی. دیکھیں، جب ہمارے قائد نے دیکھا کہ بھائی جو تنخواہ دار چھوٹی تنخواہ دار ہیں ان کا ان چیزوں سے گزر سفر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ہی سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم بھی جو ہے نا یہاں کے مزدور کی جو منتھلی ہے وہ 25,000 رکھیں کہ جیسے ان کا گزارا ہو سکے. میں سمجھ رہا ہوں کہ باقی صوبوں کو سندھ گورنمنٹ پیچھے چھوڑ کے آئی ہے اور اس فیصلے کو سندھ کے عوام نے جو ہے نا خوش آئندہ کہا ہے کہ
जो सिंध गवर्नमेंट ने जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है, इस फैसले से जो है वो गरीब आवाम को बहुत बेनिफिट हो रहा है बनिस्बत दूसरे जो सूबे हैं उनसे। अच्छा, हम कराची में रहते हैं, कराची के अंदर सबसे बड़ी जो इस वक्त प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो मसाइल जो खड़े हैं वो हैं के इलेक्ट्रिक के। तो ये के इलेक्ट्रिक अपना किबला कब दुरुस्त करेंगे? कौन लोग हैं जो इनको मकसद कराची के दुश्मन बना के बैठे हुए हैं? ऐसे कौन लोग हैं, क्या समझते हैं आप? सर, कंडीशन ये है कि पीपल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वक्तन बेवक्तन इन लोगों के खिलाफ जो है ना एहतजाज अवाम के हवाले से कर रही थी। शायद आपको याद होगा कि आज से 6-8 महीने पहले भी एहतजाज एक हुआ था, जो इसमें हुआ था सिविक सेंटर में हुआ था, वो भी केएससी के खिलाफ एहतजाज हुआ था, क्योंकि वो जाहिर है उस पर कंट्रोल तो वफाकी सरकार कर सकती है ना, और वफाक को यही बात बताने के लिए एहतजाज किया था कि भाई जो केएससी इस मुल्क के साथ हाल कर रही है वो सिर्फ लोड शेडिंग की सूरत नहीं है। आप बिलिंग की सूरत में चले जाएं तो बिलिंग की सूरत वो है जो मैं समझ रहा हूँ कि हद से ज़्यादा है। लोड शेडिंग अगर पहले 6 घंटे थी तो अभी तो मैं समझ रहा हूँ कराची में 13 घंटे हो गए, तो बाहर देहात का क्या हाल होगा? बिल्कुल, आप यकीन करें, अभी हम आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे आपको इसमें कि हमने के इलेक्ट्रिक के हवाले से कुछ लोगों के व्यूज वगैरह लिए थे, तो उसमें गरीब आवाम यूं समझ लें कि वो खुदकुशी करने के दाने पर पहुंच चुके हैं। बस उनका बस नहीं चलता कि 12-12, 15-15 हज़ार रुपए रेंट है, तो इतना ही जो है उनके बिल भी आ रहे हैं। तो वो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कुछ वक्तन फवक्तन एहतजाज भी किया है और इस मामले में और जोर भी दिया है। अच्छा, हम सिंध के लेवल पर अगर हम आप आ जाते हैं, हम बनिस्बत पंजाब केपीके और बलूचिस्तान के, हम सिंध, क्योंकि हम सिंध के हवाले से हम सिंध में रहते हैं, हम सिंध के रहायशी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि सिंध में ये जो तरक्याती काम रुके हुए हैं, ये जितनी गवर्नमेंट के पास अमाउंट्स हैं, जितना बजट है, वो तो उस हवाले से कर रहे हैं, वफाक को क्या किरदार अदा करना चाहिए? सर देखें, सिंध गवर्नमेंट बार बार वफाक से इल्तिजा कर चुकी है कि जो हमारे सिंध का जो हिस्सा है हमें दें, तो हम अपने सिंध में जो है ना वो तरक्याती काम कर सकें। शायद कुछ टाइम पहले हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये कहा था कि हमारे सिंध के 200 अरब वफाक में रहते हैं, अगर वो हमें मिल जाए सिंध गवर्नमेंट को, तो मैं समझ रहा हूँ कि सिंध के जो तरक्याती काम है कोई भी नहीं रुक सकता। लेकिन ये जो तब्दीली सरकार है वो चाह ये रही है कि सिंध में जो है ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसलिए सिंध गवर्नमेंट को फेल किया जाए। वो हर हुरबा चला रही है सिंध गवर्नमेंट को फेल करने के लिए, कि जैसे लोग ये समझें कि शायद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है या सिंध गवर्नमेंट इधर सिंध में काम करना नहीं चाहती। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो उनके वसाइल हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो भरपूर तरीके से वो काम कर रही है। लेकिन ये बात जो है ना वो तब्दीली सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए जो सिंध का हिस्सा है वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी, तब्दीली सरकार को जो है यहाँ सिंध जो है वो उनको कुछ मिल नहीं रहा, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिफ हुसैन राजपर साहब का। इससे पहले कि मैं अब दूसरे मेहमान को बुलाऊं, लेकिन मैं आपको एक के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक आपको व्यूअर जो है वो मैं एक पैकेज दिखाना चाहता हूँ। इस पैकेज दिखाने के बाद फिर हम एक नए मेहमान को जो हमारे यहाँ पर मौजूद होंगे, फिर एक उनसे मुलाकात होगी, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुबह का पता न रात की कुछ खबर, शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक की कई घंटों तवील लोड शेडिंग से कराची वाले बिल बिला उठे। कहते हैं बिजली सिर्फ मिनटों के लिए आती है, लेकिन बिल हजारों रुपए के भेजे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। घरों में माए, बहनें और बच्चे शदीद अजियत में हैं। एक जानिब बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान हैं, तो दूसरी जानिब ओवर बिलिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा हमारा के इलेक्ट्रिक के हवाले से, किस तरह आवाम जो है वो लोग जो हैं वो किस तरीके से परेशान हुए हैं, और बस उनका पुरसान है। वो जो खातून थी, उन्होंने बेचारी ने जिस तरीके से रो के कहा है कि जी मैं एक छोटे मकान में रहती हूँ और मैं बेवा औरत हूँ और मेरे ऊपर 22,000 का, 30,000 रुपये का, कभी 25,000 का बिल आ रहा है। तो ये नाइंसाफ़ी है। अब हमारे जो मेहमान आज, अब इसके बाद जो मेरे आखिरी जो मेहमान हैं इस प्रोग्राम के, वो हैं राव आतिफ गौहर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और किसी तारुफ के और किसी तारीफ के जो है वो मोहताज नहीं है।
जी, कैसे रावत साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रावत साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आने का क्या सोचा आपने और किस तरह आए, और यानी कि अचानक आए हैं या आपका कोई शौक था या आपकी कोई इसमें कोई मंजिल थी कि मैं इस तरह जाना चाहूँ किसी सियासी पार्टी के अंदर? सागर भाई, बात ये कि 1988 के अंदर मैंने शमूलियत की थी पीपल्स पार्टी में, और मुझे मोहतरमा का विजन बहुत पसंद था, और मैं उसी विजन की वजह से पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ। उस वक्त एमकेएम बहुत मशहूर थी और एमकेएम भी अपना काम बहुत एक्टिव तरीके से कर रही थी, लेकिन जो विजन पीपल्स पार्टी का था, रोटी कपड़ा और मकान, और जिस तरह मोहतरमा जैसी लीडर थी, तो मैं उनको देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ था, और उस वजह से मैंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी। 1988 में आपने पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, और 1988 के से लेकर 2013 तक, यानी कि 99 तक, तो आप यूँ समझ लें कि इतना खतरनाक और इतना भयानक दौर गुजरा है कि जो मुख्तलिफ इलाकों में लाशें मिलती थी, और पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़ा टफ जो है वो दौर गुजरा है। तो क्या कोई ऐसी यादगार कोई वाकया, कोई ऐसी बात जो है जो आपके साथ बीती हो तो किसी हवाले से, जो एक अछूती किस्म की हो, तो उसके बताएं। मैंने 1988 में पीएसएफ ज्वाइन की थी। नजीब अहमद शहीद जो है वो जिंदा थे, उन्होंने, मैं नेशनल कॉलेज का स्टूडेंट था, मैंने वहाँ से की थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी के नेशनल कॉलेज के अंदर टोटल 11 लड़के थे, और उस वक्त इस्लामी जमीयत तलबा IJT के नाम से थी, वो बहुत मशहूर थी। हम उसके अगेंस्ट में हमने पीपल्स पार्टी का वहाँ वर्क शुरू किया, और उस वक्त बड़ी मुश्किलात थी वहाँ पे, लेकिन नेशनल कॉलेज के अंदर 90 तक पीपल्स पार्टी को हमने बहुत मजबूत रखा। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं यूथ में गया, यूथ के बाद फिर मदर विंग में आया, और ये 92 से लेके समझ लें 2005-06 तक का दौर आपको पता है बड़ा खतरनाक था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ जो पार्टी के लोग थे, जो मेरे साथ वर्कर थे, जो जियाले थे, उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, पार्टी के सीनियर्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और 2007 के बाद मैं आ गया था लियारी एक्सप्रेस पे तेसा टाउन में, तो 2007 से लेकर 2021 तक का टाइम मैंने यहीं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में गुजारा है, और माशाल्लाह सारे लोग अच्छे थे। अब यहाँ पे जो रहनुमा है कादिर शाह साहब, आशिक राजपर भाई, इनके साथ हम वर्क कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने में। लोगों के मसाइल कोशिश करते हैं जल्द से जल्द करें हल। यहाँ पे परेशानियाँ बहुत हैं, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है। तो पीपल्स पार्टी का मंशूर शुरू से ये रहा आवाम की खिदमत करना, तो इसी मंशूर के तहत हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। जी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक बना, एक इत्तेहाद बना, और उसके बाद वो इत्तेहाद जो है वो यानी कि बनाया पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने ही बुनियाद रखी, और पीपल्स पार्टी ही जो है वो अलग हो गई। तो क्या आपको आगे कुछ नजर आ रहा है कि आप पीपल्स पार्टी और जो PDM है वो एक होकर इस गवर्नमेंट का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, PDM बनाने की वजह जो थी, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उसको इसलिए बनाया था कि हम तब्दीली सरकार को टफ टाइम दें, लेकिन उसके अंदर जो पीपल्स पार्टी की जो मंशूर था उसके ऊपर ये लोग चले नहीं पीपल्स पार्टी का। अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी दूर नहीं है, पीपल्स पार्टी जो चाह रही थी, जैसे पहले मीसाक जमहूरियत भी बनी थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने बनाई थी, तो उसी तरीके से चेयरमैन साहब की भी यही ख्वाहिश थी सारी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कुछ पार्टियों का आपस में इख्तलाफात हुए, और जिसकी वजह से ये PDM टूटी। तो अभी भी चेयरमैन साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सारे एक साथ हो जाएं, और अभी तहरीक आदम एतमाद की भी है कि इंशाअल्लाह सारी पार्टियां एक पेज पर आ जाएं। यानी कि क्या देख रहे हैं आप आने वाले, चले अभी ये इनकी जो गवर्नमेंट है 5 साल चलती है, नहीं चलती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, या जो सिस्टम चला रहे हैं उनका वो बेहतर जानते हैं। आप क्या समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट जब नए इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से हटकर पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में कोई वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर सकेगी? बिल्कुल। इस वक्त आप देखें सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बैठे हुए हैं पंजाब के अंदर जी, और जो हमारे नाराज़ अरकान थे उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। कुछ नून लीग के लोग हैं जो शमूलियत करना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी अब जो इलेक्शन आने वाला है इसके अंदर वफाक में भी अपनी सीटें लेगी और सिंध के अंदर जो सीटें अभी है इससे कुछ सीटें बढ़ेंगी। नून लीग के कौन से लोग हैं जो शमूलियत करना चाह रहे हैं? कोई ऐसा कोई खास लोग हैं जिनसे देखिए अभी जाने से कोई नून लोग को परेशानी? बिल्कुल, देखिए पार्टी के अंदर से एक भी अरकान जाता है जी, तो उससे नुकसान होता है। बिल्कुल। और जरदारी साहब हमेशा आपको पता है ऐसा काम करते हैं जो किसी की सोच में ना। जी जी बिल्कुल, उनको जरदारी इसीलिए कहा जाता है। तो इंशाअल्लाह थोड़ा सा वेट करें और देखें कौन कौन लोग आते हैं शमूलियत करते हैं। मकसद आपका कहने का मकसद ये है कि नून लीग के अलावा भी कुछ और लोग भी हैं जो जी मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है तहरीक इंसाफ से भी लोग आ रहे हैं
अच्छा, اور تحریک انصاف سے تو کراچی میں بھی بہت لوگ شمولیت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. ایم کیو ایم سے کافی لوگ ابھی آئے ہیں, پیپلز پارٹی جوائن کی ہے ابھی. بلکہ کل 2 دن کے اندر ہمارے یہاں کے رہنما ہے قادر شاہ صاحب, انہوں نے کافی کوٹوں سے لوگوں کو شمولیت کروائی ہے, پی ٹی آئی سے ایم کیو ایم میں لے کر آئے. ایم کیو ایم میں یا پیپلز پارٹی میں لے پیپلز کر پارٹی میں, آئے؟ سوری. اچھا پیپلز پارٹی میں لے کر آئے. یہ راؤ عاطف گوہر صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں الحمدللہ کہ سندھ کے اندر ہی نہیں بلکہ پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں اور بلوچستان میں بھی ہم واضح اکثریت سے جو ہے وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جب بھی ہوتے ہیں 5 سال پورے ہونے کے بعد یا بیچ کے اندر ہوتے ہیں تب بھی ہم اچھی اکثریت سے, بھاری اکثریت سے جو ہے وہ انتخابات میں حصہ بھی لیں گے اور جیتیں گے بھی. انتخابات جیت جاتے ہیں. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اس پوزیشن میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو وزیر اعظم کی سیٹ پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں بالکل بلاول بھٹو صاحب انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنیں گے, اور ہماری امیدیں ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے, اور انشاءاللہ لوگوں کی دعاؤں سے, عوام کے سپورٹ سے. عوام کی تو سپورٹ ہے پاکستان, اس سے ہٹ کر پارٹیوں کی بھی سپورٹ لیں گے آپ؟ بالکل پارٹیوں کی سپورٹ لیں گے. میں نے آپ کو بتایا کافی جماعتوں سے لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, اور پیپلز پارٹی اس دفعہ وفاق میں صوبہ سندھ کے اندر تمام 4 صوبوں میں بھرپور اکثریت سے جیتے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکومت بنائے گی. پی ٹی آئی کا کہنا ہے, پی ٹی آئی کے ابھی کل پرسوں ان کا جو فواد صاحب کا بیان آیا شویب صاحب کا کہ جی سندھ حکومت میں اس وقت سندھ کے سب سے بڑے جو دشمن ہیں وہ راج کر رہے ہیں. وہ یہ کہاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اصل میں سندھ حکومت میں جو تو نہیں اپوزیشن کے اندر کہہ سکتے ہیں, حلیم عادل شیخ صاحب ہیں, سب سے بڑے ڈاکو بھی وہی ہیں, زمینوں کے قبضے کرنے میں ہر چیز کے اندر ان کا ہاتھ ہے. تو جو کام اچھا کر رہی ہوتی پیپلز پارٹی وہ ان کو سپورٹ تو کریں گے نہیں, ہمیشہ اگینسٹ میں رہیں گے. یہ آئے تھے سلیکٹ ہو کے, ان کو عوامی کوئی سپورٹ نہیں تھی, تو ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے. اور یہ سندھ کا حال آپ نے دیکھا ہے, پورے پاکستان کا حال دیکھ لیا, مہنگائی کا حال دیکھ لیا, جیسے بھی ہمارے رہنماؤں نے بھی بتایا آپ کو. تو یہ تو خیر کچھ بھی نہیں کر سکتے, پیپلز پارٹی آئے گی اور وہی عوام کی مشکلات کو حل کرے گی. پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں کر سکتی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آنا ہے اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی ہم نے, اب جب ہم یہاں سے راستے آئے, سارے راستے دیکھتے آئے کہ واقعی یہاں ایم این اے بھی میرے خیال ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں, ایم این اے بھی یہاں پی ٹی آئی کے ہیں اور انہی کی ساری سرکار جو ہے ان کی. لیکن یہاں کے جو روڈوں کی خستہ حالت ہم نے دیکھی, جو یہاں پر پریشانیاں دیکھی, وہ ایک اس کا آپ کو ہم ایک چھوٹا سا پیکج جو ہے وہ ابھی ایک اپنے بریک کے بعد میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. بریک سے پہلے بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گا. راؤ عاطف صاحب سے کچھ 2 باتیں ہم نے اور کرنی ہے, اس کے بعد پھر ہم وہ پیکج بھی ساتھ ساتھ دیکھیے گا. جو یہاں کے عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جس طرح کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور مہنگائی میں, اور یعنی کہ غریب ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے. راؤ عاطف صاحب یہ بتائیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور حکومت آپ بنا لیتے ہیں, پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو جاتا ہے, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو نون لیگ کو آپ کہاں لے کر آ رہے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں انتخابی اصلاحات کیا ہوتی ہیں تو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ہم مل کے الیکشن لڑتے ہیں یا الگ لڑتے ہیں, یہ تو ابھی طے نہیں ہوا ہے, یہ تو انتخابات کے بعد پتہ چلے گا. لیکن دیکھ رہے ہم کے ساتھ ہی ہوگی انشاءاللہ. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ہم گورنمنٹ بنائیں گے تو نون لیگ آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. یہ راؤ صاحب کا کہنا تھا, راؤ عاطف گوہر صاحب کا, کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ہماری گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کے جو خصوصی طور پر مسائل ہیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے. کراچی میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کہ الیکٹرک بجلی کا ہے, اور اس کے بعد سیوریج کا نظام, ٹھیک, اس کے بعد جو ہماری جو کے ایم سی ہے وہ کچھ کام نہیں کر رہی, کیونکہ روڈوں کی حالت اور جس طرح گلیوں کی حالت ہے, کیونکہ ابھی بلدیاتی انتخابات تو ہوئے نہیں ہیں. تو یہ سارے معاملات کب حل ہوں گے؟ بلدیاتی انتخابات کے بعد؟ بالکل, بلدیاتی آپ کو پتہ ہے ابھی سیٹ اپ سارا ختم ہوا ہے, یہ سارا سیٹ اپ ایم کیو ایم کے پاس تھا, تو انہوں نے کوئی کام کیا نہیں تھا. ابھی یہ سیٹ اپ ختم ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں, اور امید ہے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی بلدیات بھی جیتے گی. اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے, سیوریج کا کام بھی چل رہا ہے, کیونکہ آپ کو بتایا کہ بارشوں کا سیزن آ رہا ہے. سندھ گورنمنٹ اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے کہ جو پچھلے سال پریشانی ہوئی تھی وہ اس دفعہ نہ ہو. تو انشاءاللہ اس مسئلے کا بھی حل نکلے گا.
राव आतिफ गौहर साहब का कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी क़यादत, हमारे सीएम वज़ीर आला सिंध साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी वज़रा हैं वो तमाम लोग मुकम्मल कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो कराची के जो देरीना मसाइल हैं, जो अहम मसाइल हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक का मसला आ गया या सेवरेज का निज़ाम हो गया, ये इन चीज़ों पर हम काबू पा सकें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मसाइल के जो अंबार लगे हुए हैं, लेकिन वफाक और सिंध गवर्नमेंट करना चाहती है, वफाक गवर्नमेंट नहीं कराना चाहती। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से जो है सिस्टम सही होगा, ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लियारी एक्सप्रेस वे तैसा टाउन के ऑफिस से अपने प्रोग्राम और कैमरामैन शाहनवाज के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सरफराज सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।